हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था वो 5 कौन कौन से वे हैं जिसके द्वारा आप सिटीजनशिप ले सकते हो, और वो 3 कौन कौन से वे हैं जिससे लॉस ऑफ सिटीजनशिप होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है फेडरल। ये काफ़ी लोग के पास डाउट रहता है कि हमारा इंडिया फेडरल है या फिर यूनिटरी है या फिर कुछ और है। रियल में इंडिया है क्या, इसको जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल और यूनिटरी जब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो आपको ऑटो में समझ में आ जाएगा कि हमारा इंडिया है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये फेडरल होता क्या है, फेडरल होने के लिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री फेडरल है या फिर नहीं है। ये जानने के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो फेडरल का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। फेडरल का कॉन्सेप्ट देखते हो तो फेडरल वो कंट्री होता है जहाँ पे फेडरल वो कंट्री होता है जहाँ पे डिवाइड ऑफ पावर हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, न किसी के पास ज़्यादा हो न कम हो। वो 50-50% पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो और वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। ऐसा कंट्री जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो और वहाँ पे 2 फॉर्म में गवर्नमेंट बनते हो, एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, और वहाँ पे ऐसी कंट्री जहाँ पे जो 2 गवर्नमेंट बन रहे हैं सेंटर और स्टेट लेवल पे, वो दोनों इक्वल हो, उसमें कोई इन्फीरियर या फिर सुपीरियर ना हो। और जो दोनों कंट्री जो ऐसे कंट्री होते हैं जो फेडरल होते हैं, वो जो पावर होते हैं वो कहाँ से गेन करते हैं, वो पावर गेन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर गेन करते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे ये फेडरल कंट्री होती है वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो वेरी टफ होती है। वो जब सेंटर स्टेट जब दोनों चाहेंगे तभी उसमें अमेंडमेंट पॉसिबल होता है, अदरवाइज उसमें अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रसिया। और जो फेडरल कंट्री होते हैं वहाँ पे जो जुडिशरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावर इंजॉय करता है एज कम्परेटिवली यूनिटरी। अब हमने ये सब कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार फेडरल होता क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सोचो एक कोई फादर है, फादर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई फादर है, उस फादर के 2 बेटे हैं, एक नंबर 1 ये हो गया और नंबर 2 ये हो गया। इसके 2 बेटे हो गए, एक का नाम हो गया रामू और दूसरे का नाम हो गया कयामू। अब फादर के 2 बेटे हैं रामू और कयामू। तो जो फादर की जो प्रॉपर्टी होगी, फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उसका 50% भाई रामू को मिलेगा और 50% कयामू को मिलेगा। ठीक है, मतलब 50% रामू को मिला, 50% कयामू को मिला। इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। तो जो रामू हो गया वो सेंटर और ये स्टेट, इसका मतलब सेंटर और स्टेट को 50-50% शेयर मिल गया। इसमें कोई भी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सेंट्रल स्टेट में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब जो फादर है उसके पास 4 फ्लैट था, 4 फ्लैट हो। अब रामू बड़ा भाई है, रामू बड़ा भाई है और ये जो कयामू है वो छोटा भाई है। तो रामू क्या करेगा, रामू 3 फ्लैट खुद रख लेगा और कयामू को 1 दे देगा। क्योंकि कयामू छोटा है, उसको नहीं पता है उसके फादर के पास एग्जैक्ट कितना कितना फ्लैट है। देख रहे हो, इसलिए जो ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई केस न आए, इसलिए ये जो फादर है उसने क्या किया, उसने अपना विल, मतलब वकील से मिल करके, एडवोकेट से मिल करके अपना विल बनने से पहले ही लिखवा के रख दिया, जिससे जो बड़ा भाई है रामू वो कयामू के साथ धोखा न कर पाए, चीट न कर सके।
इसी प्रकार जो फेडरल कंट्री होती है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें जो पावर सेंटर और स्टेट की होती है वो लिखी होती हैं, जिससे सेंटर और स्टेट एक दूसरे को परेशान ना कर सकें, एक दूसरे को चीट ना कर सकें, एक दूसरे के एरिया में ना घुस सकें। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ऐसी कंट्री जो फेडरल कंट्री है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब एक चीज़ तो मस्ट हो गया कि जो फेडरल कंट्री होगी वहाँ पे 100% जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन होगा। ठीक है, आई होप कि आप ये फादर और ये सन से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब फिर हम देखते हैं, हमने तो यही पढ़ा ना कि भैया कि दोनों को प्रॉपर्टी सेम सेम मिल रहा था, तो जो पावर का जो डिवाइड हो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली हुआ, क्योंकि दो दो फ्लैट दोनों को मिला, रामू के आमू को। और वहाँ पर रिटर्न वो भाई जो फादर था वो अपना बिल लिखवा दिया था ना, और लिखा हुआ था ना, इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट, अब दो रामू के आमू दो थे, एक सेंटर एक स्टेट लेवल पे, तो दो फॉर्म गवर्नमेंट हो गई हैं। और इसमें दोनों बेटों में कोई इन्फीरियर नहीं है, तो भाई सेंटर स्टेट में कोई इन्फीरियर नहीं है। और बोथ दी गेट दी फ्लैट, मतलब जो रामू के आमू था फ्लैट कहाँ से मिला भाई, उसको फादर से मिला ना, इसलिए फादर कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यहाँ पे देखो बोथ दी गेट दी पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बड़े भाई को फ्लैट चाहिए कि भैया मुझे 3 दे दो, जब छोटा भाई एग्री करेगा तभी वो दे सकता है, अदरवाइज वो बड़ा भाई या फिर छोटा भाई चाहे तो मुझे ज़्यादा मिल जाए ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर फेडरल कंट्री की बात करोगे तो वहाँ पे भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने देख लिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, और वहाँ भी जुडिशरी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है, क्योंकि अगर सेंट्रल स्टेट में कोई कुछ अपने सीमा क्षेत्र को लेकर के विवाद होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जो डिस्प्यूट होता है इसको सुलझाएगा कौन, इसको सुलझाएगा जुडिशरी। जैसे वहाँ पे रामू के आमू के बीच लड़ाई होती है फ्लैट को लेकर के, तो लास्ट में क्या होगा, फादर का विल देखा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप ये फेडरल कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। नाउ नेक्स्ट यूनिटरी। यूनिटरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। वो क्या है एग्जाम्पल, जैसे फेडरल हमने देखा था फादर था और रामू और क्यामू उसके 2 बेटे थे, और यूनिटरी में ऐसा नहीं है। यूनिटरी में जैसे फादर हो गया, फादर का एक बेटा रामू हो गया, और जो उसका नौकर है वो क्यामू हो गया। भाई किसी की भावनाओं को आहत ना हो कि मैं स्टेट को प्यून बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो फादर है ये फादर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक बेटा हो गया सेंटर रामू हो गया है, और उसका एक नौकर है वो क्यामू हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेंटर को ज़्यादा पावर देगा, जो ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेंटर को ज़्यादा पावर देगा। क्यों, क्योंकि भाई स्टेट उसके लिए एज अ प्यून है, और प्यून क्या करता है, प्यून भाई वही करता है जो मालिक बोलता है। ठीक है, प्यून वही करता है जो मालिक बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिटरी कंट्री होती हैं, जो यूनिटरी राष्ट्र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सेंटर होता है काफ़ी ज़्यादा पावर एंजॉय करता है एज कम्पेरेटिवली स्टेट सिर्फ वही चीज़ करता है जो सेंटर उसको करने के लिए कहता है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट इसके है क्या। ठीक है, इसके हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्या है। अब देखो यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में सिर्फ एक ही सुप्रीम होगा, वन सुप्रीम गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर। ठीक है, अब जो स्टेट होगा, स्टेट वर्क्स ओनली द डायरेक्शन गिवन बाय सेंटर। स्टेट सिर्फ वही काम करेगा जो सेंटर उसको करने के लिए बोलेगा। और यहाँ पे रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी में वो रिटन अनरिटन दोनों हो सकता है, लेकिन जो फेडरल कंट्री होती है वहाँ पे 100% रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, और यूनिटरी में रिटन और अनरिटन दोनों हो सकता है। और जो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो एक ही सुप्रीम गवर्नमेंट है,
वो जो चाहे वो बना दे, जो चाहे वो बदल दे। इसलिए यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ की जो सुप्रीम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एक ही है वो जो सुप्रीम है, तो वो गवर्नमेंट जो कानून बना देगा भाई वो कानून बन जाएगा, ये क्योंकि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल हो गई है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होने के वजह से यहाँ की जो जुडिशरी है इतनी पावर वो इंजॉय नहीं करती, ठीक है। जुडिशरी होने की वजह से यहाँ पे वो इतनी पावर इंजॉय नहीं करती जितना कि वो फेडरल कंट्री में करती हैं। आई होप कि आप यूनिटरी भी समझ गए हो एग्जाम्पल के साथ। अब देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कि अब भारत फेडरल है, यूनिटरी है, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके कुछ जो गुण हैं वो फेडरल कंट्री से मिलते हैं। इसके जो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं भारतीय संविधान की कि वो फेडरल कंट्री से मैच खाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। इस भारत का जो संविधान है वो कुछ फेडरल से मिलता है और कुछ यूनिटरी से मिलता है। इसका मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है ना वो फेडरल है ना वो यूनिटरी है, वो फेडरल है और यूनिटरी का दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सिंग है, दोनों को मिलाने पे बना हुआ है। इसके कुछ फेडरल से मिलते हैं और कुछ चीज़ें यूनिटरी से मिलती हैं। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये फेडरल है भारतीय संविधान, और कुछ कहते हैं कि नहीं भैया ये फेडरल नहीं है, ये क्वासाई फेडरल है। क्वासाई फेडरल मतलब थोड़ा सा फेडरल है, थोड़ा सा फेडरल है, या फिर फेडरेशन तो है लेकिन वो बायस है यूनिटरी की तरफ, ठीक है। अब जैसे कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ये हम आपको कभी किसी नेक्स्ट सेशन जब लेंगे, जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ये हम समझेंगे। तो अभी इतना मोटा मोटा समझ जाओ कि बेसिक स्ट्रक्चर एक कोई ऐसा चीज़ होता है जो संविधान में आसानी से जो चेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। इसका मतलब जब फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब हमारा इंडिया फेडरल है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ठीक, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं, उन्होंने रीज़न दिया है कि भाई भारत को फेडरल क्यों बोले हैं, उसका उन्होंने रीज़न दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए फेडरल है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया डिवीजन ऑफ पावर है। अब भाई डिवीजन ऑफ पावर तो है ही है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, 7 शेड्यूल पढ़ो, 7 शेड्यूल देखो डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, इसलिए ये बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं भाई सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हाँ ये तो है ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी है हमारे इंडिया में, सर्वसर्वा कौन सा है, संविधान ही सर्वसर्वा है, इसलिए। और रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप रिजिडिटी की बात करोगे तो कुछ सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो काफ़ी रिजिड हैं और कुछ फ्लेक्सिबल हैं। इसका मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है वो दोनों का मिक्सिंग है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, दोनों का। इससे जो कुछ पार्ट हो गए हैं वो काफ़ी रिजिड हैं और कुछ फ्लेक्सिबल हैं, कुछ में आसानी से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, कुछ में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रिजिड वर्ड आ गया है जिसके बेस से बोले कि भैया रिजिड आ गया ना, इसका मतलब फेडरल से मैच खा रहा है, इसलिए फेडरल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं हमारे भारतीय संविधान के, ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो कि काफ़ी रिजिड हैं, जिसमें अमेंडमेंट आसानी से पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में क्या है, अगर कोई 7 शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट होता है तो वो आसानी से पास नहीं किया जा सकता, उसके लिए दोनों स्टेट और सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब 7 शेड्यूल है क्या, 7 शेड्यूल में सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में क्या है भाई, इसमें सेंटर के सब्जेक्ट हैं जिसमें सेंटर अपनी लॉ बना सकती है और इम्प्लीमेंट करवा सकती है। और स्टेट लिस्ट क्या है, इसमें स्टेट के सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें वो अपनी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लॉ बना सकती है और उसमें अमेंडमेंट करवा सकती है और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सेंटर और स्टेट लिस्ट के अलावा जो और सब्जेक्ट आते हैं जिसमें दोनों म्यूचुअल
अपने लॉ बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों बनाया गया इसमें कि इसमें इसको आसानी से पास न किया जा सके? क्योंकि भाई जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे सेंटर चाहे बोलेगा कि यार अपने अधिकार क्षेत्र को हम बढ़ा लेते हैं, तो स्टेट के सब्जेक्ट में इंटरफेयर करने लगें, स्टेट का सब्जेक्ट अपने हाथों में ले लें, उसमें लॉ बनाकर इम्प्लीमेंट करवाएं। ऐसा कर सकता है ना। इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं संविधान में। जैसे अगर कोई अमेंडमेंट 7 शेड्यूल रिकॉर्डिंग अगर कुछ पास होता है तो उसमें आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होगा, पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास तो करेगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सब मेजॉरिटी क्या है, इस सब चीज़ों को हम देखेंगे। अभी आप इतना समझने के लिए समझ लो कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जहाँ पे संविधान आसानी से नहीं अमेंडमेंट किया जा सकता, तो वहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का म्यूचुअल कंसर्न चाहिए होता है। जैसे पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा और 50% स्टेट भी उसको पास करेगी, 50% स्टेट उसको पास करेगी, तभी वो अमेंडमेंट पास होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ऐसा क्यों बनाया गया? भैया सेंटर ने तो पास कर दिया, सेंटर ने पास कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। अगर 50% स्टेट अगर राजी है कि हाँ भाई जो ये सेंटर कर रहा है वो सही है, तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज़ उस अमेंडमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है और जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, उसके सभी स्टेट के कुछ मेंबर होते हैं कि किस स्टेट से कितने लोग रहेंगे, कितने मेंबर होंगे, वो फिक्स है कि भैया यूपी के हैं तो इसके इतने मेंबर होंगे, और बिहार के हैं इतने, महाराष्ट्र के हैं इतने, ये सब फिक्स है कि भैया इतने ही रहेंगे। तो अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे, अगर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोचे भैया हम लोकसभा राज्यसभा में मेंबर उस स्टेट से बढ़ा दें जहां हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा कर सकते हैं ना, वो ऐसा कर तो सकते हैं। इसलिए वो ऐसा ना कर पाए, इसको ऐसा बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर जो मेंबर आए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनका एक फिक्स फार्मूला होता है, उस फार्मूला से कैलकुलेट करके इनके मेंबर निकाले जाते हैं। तो जो 1971 के जो पॉपुलेशन थे उसके द्वारा फार्मूला पर सेट करके इनके मेंबर निकाले गए हैं, जो फिक्स कर दिए गए हैं। अगर ऐसा मेंबर अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट होता है तो उसमें पार्लियामेंट तो का अप्रूवल तो रहेगा, ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग बाई स्पेशल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद अगर 50% स्टेट कहता है कि हाँ भाई ये सही है, तभी ये पास होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 54 एंड 55। 54 और 55 जो होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ प्रावधान बताता है। जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें MP MLA बोथ पार्टिसिपेट करते हैं, MP MLA बोथ पार्टिसिपेट करते हैं और इनका एक फिक्स्ड वोट होता है। तो अगर आर्टिकल 54 एंड 55 में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उसमें दोनों का कंसर्न चाहिए होगा। पार्लियामेंट अप्रूव करेगा बाई स्पेशल मेजॉरिटी, अगर वहाँ से पास हो जाता है तो हमारा जो स्टेट होगा वो 50%, अगर स्टेट हमारा अगर राजी है, अप्रूव करता है उस चीज़ को, तो इसमें अमेंडमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में क्या होता है, आर्टिकल 73 में अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था 7th शेड्यूल में क्या था, सब्जेक्ट था जिसमें सेंटर और स्टेट अपने अपने सब्जेक्ट पर लॉ बना रही थी और उस पर इम्प्लीमेंट करवा रही थी। वो तो सिर्फ लॉ बनाने का पावर था। जो आर्टिकल 73 है वो उस एरिया को दिखाता है जहाँ पे सेंटर अपना कंट्रोल कर सकता है। जैसे आर्मी हो गया, ये क्या सेंटर के अंडर में आएगा ना भाई, इसमें थोड़ी स्टेट बोलेगा कि नहीं आर्मी को हम कमांड देंगे, हम चलाएंगे क्योंकि हमारे स्टेट में है इसका कैंप, ऐसा नहीं होगा। वो भाई इसके लिए फिक्स सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने का जो पावर होता है, उसको कंट्रोल करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है वो दिया गया है।
अगर इसके रिगार्डिंग अगर जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे जो पावर जो कंट्रोलिंग करना है वो आर्टिकल 73 में बताया गया कि ये सेंटर क्या क्या कंट्रोल करेगा, कैसे मैनेज करेगा अपने पावर को। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट पास होती है, वो सेंटर बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, इसमें अपने पावर को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को और बढ़ा लेते हैं, तुम्हारा कंट्रोलिंग का भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा करता है तो नहीं कर पाएगा। ऐसा तभी कर पाएगा जब 50% स्टेट भी इस चीज़ के लिए राजी होंगे, अप्रूव करेंगे। आर्टिकल 162 ये क्या करता है, ये जैसे हमने देखा था 73 वैसे है 162 फॉर स्टेट, ये स्टेट के लिए है। 73 हमारा सेंटर के लिए था, 162 स्टेट के लिए है। ये बताएगा कि भाई स्टेट की कंट्रोलिंग एरिया क्या क्या है। जैसे स्टेट पुलिस हो गई, स्टेट पुलिस को कंट्रोल कौन करेगा, भाई स्टेट कंट्रोल करेगा। अगर आप सोचें, अगर सेंटर सोचे भैया इस पुलिस को हम कंट्रोल करें, तो भाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अलग उसका क्राइटेरिया है, उसका एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और ये अपना स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, तो अपने अपने एरिया में सब काम करेंगे। अगर इसके एरिया को कम ज़्यादा कुछ करना है, जो 162 ऑथराइज़ करता है करने के लिए, ये तभी होगा जब पार्लियामेंट पास करे और 50% स्टेट भी उस चीज़ के लिए रेडी हो अप्रूव करने के लिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 ये हाई कोर्ट, यूटी में जो हाई कोर्ट हैं उसके रिगार्डिंग ये अगर कुछ भी अमेंडमेंट पास करना होगा तो सेंटर और स्टेट दोनों का अप्रूवल चाहिए होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड देन 50% स्टेट अगर रेडी रहेंगे कि भैया हाँ ये सही है तभी ये पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आर्टिकल 279 है मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। हम जानते हैं कि जो जीएसटी होता है, गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस जो होता है, इसकी जो काउंसिल है उसमें मेंबर होते हैं, उसमें बोथ सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर होते हैं। अगर भैया किसी दिन चाहे सेंटर बोले कि स्टेट के मेंबर को हटाओ, सिर्फ सेंटर को ही रहने दो, ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 279 में अगर कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग पास की जाएगी तो दोनों की अप्रूवल चाहिएगी। 50% सेंटर 50% स्टेट एंड पार्लियामेंट दोनों अगर तैयार होंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखते हैं चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5। ये किससे डील, ये किसके लिए भाई? सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंजिंग कुछ किया जा रहा है तो सेंटर और स्टेट दोनों का म्यूचुअल कंसर्न होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ये डील विद हाई कोर्ट। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ प्रावधान में कुछ चेंजिंग किया जा रहा है तो पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास करेगा एंड देन 50% स्टेट अगर अप्रूव कर देंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, जैसा कि हमने देखा था कि 7 शेड्यूल में, उसमें क्या था, हमने देखा था कि जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं सेंटर और स्टेट के लिए, तो इसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं ना, तो बोल देंगे कि भैया सेंटर का सब्जेक्ट इतना बढ़ा दिया हमने, स्टेट का कम कर दिया, या फिर वाइस वर्सा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो तो सकता है। वही है कि लेजिस्लेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, मतलब सेंटर स्टेट के बीच वो लेजिस्लेटिव रिलेशन बन रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके सब्जेक्ट को कोई हेर फेर करेंगे, कुछ भी बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो वो किस में आएगा? चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 में आएगा। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ अमेंडमेंट पास हो रहा है तो दोनों का कंसर्न चाहिए होगा। बाय पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी पास करेगा एंड देन 50% अगर स्टेट रेडी होंगे देन पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या है? आर्टिकल 368 में वो प्रोसीजर बताता है, पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हो। अगर इसमें कुछ चेंजिंग की जाएगी, अगर आर्टिकल 368 में अगर कोई चेंजिंग की जाएगी तो दोनों का कंसर्न चाहिए होगा, पार्लियामेंट एंड 50% स्टेट अगर रेडी होगा तभी ये इसमें अमेंडमेंट हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, हमारा फेडरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब यूनिटरी है उसके क्या क्या
क्राइटेरिया हैं उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और फाइनली फिर हम उस पॉइंट पे पहुँचेंगे कि भैया इंडिया यूनिटरी है या फेडरल है या कुछ और है। ओके, थैंक यू।